हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है फिब्रोइड, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हैं या अगर आप एफएमजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनआरडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनएमसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर एक एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। और इसके साथ साथ मैं और भी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेडिकल एजुकेशन के लिए आप किसी अब्रॉड आप कंट्री में अगर आप ट्राई कर रहे हैं या अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आप डॉक यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको ईच एंड एवरी स्टेप पर गाइड करेंगे। साथ ही साथ अगर आप पीजी या कोई भी फेलोशिप या कोई भी ट्रेनिंग अगर आप मेडिकल सेक्टर में लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको डॉक यूनिवर्सिटी गाइड कर सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है फिब्रोइड। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं हमेशा, जो आपको पता ही है। तो ये बेसिक एनाटॉमी ऑफ यूट्रस है, जो आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। साथ ही साथ हम मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, मायोमेट्रियम बोलते हैं। और जो इनर लेयर है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन हो गई ये सर्विक्स है। साथ ही साथ ये ओवेरी है। ठीक है, और ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब है। तो ये हो गई कुछ बेसिक एनाटॉमी जो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है ये क्या है, वेजाइना है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि फिब्रोइड क्या है। तो पहले तो ये कि फिब्रोइड फिब्रोइड को हम एक और टर्म, हम एक और नाम से हम बुला सकते हैं, जो है मायोमा और लियोमायोमा। तो फिब्रोइड इज ऑल्सो नॉन एज मायोमा और लियोमायोमा। ठीक है, लियोमायोमा। तो अगर ऑप्शन में जब आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं और ऑप्शन में अगर आपको फिब्रोइड के जगह पर अगर लियोमायोमा या मायोमा करके अगर ऑप्शन है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। ठीक है, साथ ही साथ ये फिब्रोइड जो है ना, ये क्या है, तो ये एक बिनाइन ट्यूमर है। जो बेसिक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, फिब्रोइड इज बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन पेल्विक ट्यूमर, बिनाइन पेल्विक ट्यूमर। ठीक है, और इसके बारे में आपको क्या जानना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ओरिजिनेशन जो होता है फिब्रोइड का, वो होता है मायोमेट्रियम। जो अभी हमने लेयर पढ़ा था ना, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो जो जहां से ये फिब्रोइड जो ओरिजिनेट होती है, जहां से स्टार्ट होता है बनना, वो क्या है, मायोमेट्रियम। सो फिब्रोइड ओरिजिनेट्स फ्रॉम मायोमेट्रियम, ठीक है, फिब्रोइड ओरिजिनेट्स फ्रॉम मायोमेट्रियम। साथ ही साथ आपको और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए, कि जो फिब्रोइड है ना, ये इस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है। फिब्रोइड इज इस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर, इस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर। फिब्रोइड क्या है, इस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है। क्यों? क्योंकि जो फिब्रोइड है ना, वो फिब्रोइड पे जो होता है वो इस्ट्रोजन रिसेप्टर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज फिब्रोइड इज इस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर, बिकॉज फिब्रोइड have many estrogen receptor। यानी कि अगर फीमेल के बॉडी में इस्ट्रोजन का लेवल अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, फीमेल के बॉडी में अगर इस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या हो सकता है, फिब्रोइड होने का रिस्क हो सकता है। ठीक है, और आपको जो मेन चीज अगर जानना है, तो फिब्रोइड में एक होता है, फिब्रोइड कंटेन्स वन साइटोक्रोम। फिब्रोइड में एक साइटोक्रोम होता है जिसका नाम है P450, जिसका नाम है P450, और जो हेल्प करती है इसको कन्वर्ट करने में एंड्रोजन से लेकर इस्ट्रोजन में। P450 हेल्प्स इन कन्वर्जन
conversion of androgen into estrogen, androgen into estrogen, ठीक है। फिब्रॉइड में क्या होता है, फिब्रॉइड में एक P450 रिसेप्टर होता है, P450 साइटोक्रोम होता है, जो क्या करती है, ये एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो आपको याद रखना है साइटोक्रोम, फिब्रॉइड कंटेन्स साइटोक्रोम दैट इज P450 व्हिच हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन इनटू एस्ट्रोजन, ठीक है। और फिब्रॉइड का जो अपीयरेंस होता है, appearance of fibroid is world shape, ठीक है। ये वर्ल्ड शेप क्या होता है, अगर आप इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके एक लूप जैसा बना हुआ है ना। इसमें कैसा बना हुआ है, ये लूप जैसा बना हुआ है, ये है होल्ड शेप। अगर हम फिब्रॉइड को क्रॉस सेक्शनल इमेज में अगर हम कट करेंगे तो ऐसे हमको कैसे शेप मिलेगा, तो होल्ड शेप का देखने को मिलेगा, यानी कि होल्ड अपीयरेंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हिच इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन पेल्विक ट्यूमर इन फीमेल, तो आपका अगर क्वेश्चन आ जाए which is the most common benign solid pelvic tumor in female, तो आपका आंसर होना चाहिए फिब्रॉइड। क्या होना चाहिए आपका आंसर, फिब्रॉइड, ठीक है, यहां तक क्लियर है आप। तो सर ये बिनाइन और मैलिग्नेंट क्या होता है, तो हम सिंपल टर्म में हम समझा देते हैं कि बिनाइन यानी कि जहां पर कैंसरस सेल्स प्रेजेंट नहीं है, और मैलिग्नेंट जहां पर कैंसरस सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो फिब्रॉइड जो है ये मोस्ट कॉमन क्या है, पेल्विक ट्यूमर है और बिनाइन नेचर का होता है जनरली, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कैंसरस नहीं हो सकता, बट जनरली बिनाइन नेचर का होता है, ठीक है। अब हम लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन में आपको क्या पता होना चाहिए कि फिब्रॉइड एक तो होता है इंट्रायूटेराइन, ठीक है, एक तो होता है इंट्रायूटेराइन जो कि यूट्रस के लेयर पे या यूट्रस में होती है, ठीक है, और दूसरा है एक्स्ट्रा यूटेराइन, जो कि यूट्रस के लेयर से बाहर होती है, यानी कि यूट्रस से बाहर होती है, ठीक है। तो इंट्रा यूटेराइन फिब्रॉइड क्या है सर, तो हमारे पास जो है ना वो 4 टाइप्स का इंट्रा यूटेराइन फिब्रॉइड है, 4 टाइप्स ऑफ इंट्रा यूटेराइन फिब्रॉइड, ठीक है। नंबर 1 इंट्राम्यूरल, नंबर 2 सबसिरोसल, नंबर 3 सबम्यूकोसल, नंबर 4 पेडंक्यूलेटेड, और फर्दर पेडंक्यूलेटेड फिब्रॉइड भी अगर आप देखेंगे तो आपको 2 टाइप्स को देखने का मिलेगा। एक होता है सबसिरोसल पेडंक्यूलेटेड फिब्रॉइड, और दूसरा होता है सबम्यूकोसल पेडंक्यूलेटेड फिब्रॉइड, ठीक है। ये कुछ फिब्रॉइड है जो जनरली यूट्राइन यानी कि यूट्रस के लेयर पे या तो ये पेरीमेट्रियम से अटैच होगा या तो एंडोमेट्रियम से अटैच होगा, बट कोई भी फिब्रॉइड अगर बनेगा तो वो कहां पर बनेगा, मायोमेट्रियम लेयर से बनना स्टार्ट होगा, और फिर जो है ये फिब्रॉइड ग्रो किधर होगा, अगर आउटसाइड यूट्रस के अगर आउटर लेयर यानी कि पेरीमेट्रियम की तरफ अगर ग्रो हो रहा है तो वो सबसिरोसल होता है, और एंडोमेट्रियम की तरफ अगर ग्रो हो रहा है तो वो सब म्यूकोसल होता है, ठीक है।
अब देखिए जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो फिब्रोइड है, ये जो फिब्रोइड है ये कहां पर है, मायोमेट्रियम पे है। ना तो ये इंडोमेट्रियम को इफेक्ट कर रही है, ना ही ये पेरीमेट्रियम को इफेक्ट कर रही है, तो ये है इंट्राम्यूरल। ठीक है, अब ये फिब्रोइड को देखिए, जो फिब्रोइड क्या करे, पेरीमेट्रियम लेयर को इफेक्ट करे, यानी कि यानी कि जो फॉर्मेशन हुआ है फिब्रोइड का वो तो मायोमेट्रियम पर ही हुआ है, पर ये ग्रो किस साइड पे हो रहा है, ये डेवलप्ड किस साइड पे हो रहा है, तो डेवलप्ड हो रहा है पेरीमेट्रियम के साइड पे। तो जो भी फिब्रोइड आउटर लेयर को इफेक्ट करेगा, यानी कि पेरीमेट्रियम को इफेक्ट करेगा, वो क्या होगा, वो होगा सब सिरोसल। ठीक है, अब ये फिब्रोइड को देखिए, अब ये फिब्रोइड क्या करिए, स्टार्ट हुआ है बनना मायोमेट्रियम से, बट जो डेवलप्ड हो रही है ये फिब्रोइड ना, ये किधर हो रही है, तो ये हो रही है एंडोमेट्रियम की तरफ। तो जो भी फिब्रोइड एंडोमेट्रियम को इफेक्ट करेगा वो क्या होगा, सब म्यूकोसल फिब्रोइड होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये फिब्रोइड को देखिए, यहां पर क्या है, एक पेडंकल के साथ फिब्रोइड यूटेराइन कैविटी में हैंग हो रहा है। क्या हो रहा है, एक तो यहां पर एक छोटा सा पेडंकल यानी कि छोटा सा मांस के साथ जो फिब्रोइड ग्रो हुआ है और यूटेराइन कैविटी के अंदर हुआ है। तो पेडंकल का मतलब जो ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये जो ज्वाइंट है ये क्या है, पेडंकल है। तो पेडंकल के साथ जो भी फिब्रोइड अटैच्ड होगा वो होगा पेडंक्यूलेटेड फिब्रोइड। अगर वो इनसाइड द यूटेराइन कैविटी है तो ये होगा सब म्यूकोसल पेडंक्यूलेटेड फिब्रोइड। वही अगर बाहर की तरफ फॉर एग्जांपल यहां पर अगर ऐसे डेवलप्ड होगा, ठीक है, ऐसे अगर बाहर की तरफ डेवलप्ड होगा, यानी कि पेडंकल से अटैच्ड है पर ग्रो कहां पर हो रहा है, बाहर की तरफ, यूटेराइन कैविटी से बाहर की तरफ हो रहा है, तो ये होगा सब सिरोसल पेडंक्यूलेटेड फिब्रोइड। तो अगर हम आपको सिंपल टर्म में बोले तो आप दो चीज समझ सकते हैं। नंबर वन, जब भी हम सिरोसल टर्म हम यूज करेंगे फिब्रोइड टॉपिक के लिए, सिरोसल का मतलब समझ लीजिए कि डेवलपिंग आउटसाइड। ठीक है, जब भी हम टर्म म्यूकोसल यूज करेंगे तो आपको क्या याद रखना है, डेवलपिंग इनसाइड यूटेराइन कैविटी, डेवलपिंग इनसाइड यूटेराइन कैविटी और एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना है, सिरोसल मतलब आउटसाइड और म्यूकोसल मतलब इनसाइड। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है। अब हम अगर एक्स्ट्रा यूटेराइन फिब्रोइड की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा यूटेराइन फिब्रोइड में जो मोस्ट कॉमन फिब्रोइड है जो आपको देखने को मिलता है वो है सर्वाइकल फिब्रोइड, ठीक है, साथ ही साथ आपको जो देखने को मिलेगा वो होता है ब्रॉड लिगामेंट फिब्रोइड। एक तो क्या होता है, ब्रॉड लिगामेंट फिब्रोइड। अब अगर हम ब्रॉड लिगामेंट फिब्रोइड की भी बात करें तो ब्रॉड लिगामेंट फिब्रोइड में एक तो होता है ट्रू फिब्रोइड और दूसरा जो होता है वो होता है स्यूडो फिब्रोइड। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा ट्रू फिब्रोइड है और कौन सा स्यूडो फिब्रोइड है, तो इस इमेज में देखिए। पहले तो ये अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बताएं आपको तो ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है यूरेटर। ये दोनों जो है ये है यूरेटर। ठीक है, ये दोनों क्या है, यूरेटर। अब सिंपल में अगर समझ लीजिए, अगर यूरेटर के अंदर में है फिब्रोइड, यानी कि ये है यूरेटर और यूरेटर के अंदर वाला पोर्शन में फिब्रोइड है, तो ये है स्यूडो फिब्रोइड, यानी कि यूटरस के मीडियल में है। ठीक है, यूटरस के पास जो फिब्रोइड है ये क्या है, स्यूडो फिब्रोइड है। और यूरेटर से बाहर है, जैसे कि ये फिब्रोइड देखिए, ये है यूरेटर से बाहर यूरेटर से बाहर है या तो यूटरस से लैटरल साइड में है, तो ये क्या होगा, ये होगा ट्रू फिब्रोइड। ठीक है, तो ये होगा ट्रू फिब्रोइड। चलिए, अगर आपको कोई पूछे व्हिच इज द मोस्ट कॉमन इंट्रा यूटेराइन फिब्रोइड और यूटेराइन फिब्रोइड,
तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इंट्राम्यूरल, क्योंकि इंट्राम्यूरल फिब्रोइड जो है ये क्या होता है, यूटेराइन फिब्रोइड में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही अगर आपको पूछे कि व्हिच इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा यूटेराइन फिब्रोइड, तो एक्स्ट्रा यूटेराइन फिब्रोइड जो है ये है सर्वाइकल फिब्रोइड। ये क्या है, सर्वाइकल फिब्रोइड। कभी कभार आपको वेरी रेयरली आपको वेजाइनल फिब्रोइड भी देखने को मिल सकता है, वेजाइनल फिब्रोइड और पोलिप भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये है कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ फिब्रोइड जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सर्वाइकल फिब्रोइड। हमने पढ़ा है अभी अभी कि मोस्ट कॉमन जो एक्स्ट्रा यूटेराइन फिब्रोइड है वो क्या है, तो वो सर्वाइकल फिब्रोइड है। तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि सर एक्स्ट्रा यूटेराइन फिब्रोइड जो है ये सिर्फ सर्विक्स पे होगा, तो नहीं, हमने अभी अभी बात किया कि सर्विक्स पे भी हो सकता है, ब्रॉड लिगामेंट पे भी हो सकता है, साथ ही साथ ब्रॉड लिगामेंट पे भी हो सकता है, कभी कभार हमको वेजाइना में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आप देखिए इस इमेज में, अगर सर्विक्स के एंटेरियर वॉल पे फिब्रोइड है, अगर सर्विक्स के एंटेरियर वॉल पे फिब्रोइड है, तो सर हमको कैसे पता चलेगा ये कौन सा वॉल है, तो यहां पर है ब्लैडर। ठीक है, ये है ब्लैडर। ऑब्वियसली ब्लैडर जो होता है वो एंटीरियर साइड में ही होता है। ठीक है, तो अगर फिब्रोइड सर्विक्स के एंटीरियर वॉल पे है, इफ फिब्रोइड प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ सर्विक्स, एंटीरियर वॉल ऑफ सर्विक्स, तो जो पेशेंट होता है ना, जो पेशेंट आपके पास आएंगे वो आपको कंप्लेन करेंगे, वो आपको बताएंगे कि डॉक्टर आई एम हैविंग फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि क्या होगा, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टुरेशन। जो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मैक्चुरेशन यानी कि पेशाब करने का जो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब सर ये होता क्यों है, तो पहले तो ये कि यहां पर जो फिब्रोइड है, ठीक है, जब भी हमारा ब्लैडर फुल होगा, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जब भी फुल होगा यूरिन से, ठीक है, यहां पर यूरिन है और ये यूरिन से फुल होगा, तो ब्लैडर ऑब्वियसली डिस्टेंड होगा, और जब ब्लैडर डिस्टेंड होगा तो क्या होगा, जो फिब्रोइड है ये इरिटेट करेगा ब्लैडर को। ये क्या करेगा, ब्लैडर को इरिटेट करेगा, और जब ब्लैडर को इरिटेट करेगा तो पेशेंट को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, तो ब्रेन जो है वो सिग्नल देगी यूरिनरी ब्लैडर को कि गो एंड यूरिन जितना भी है तुम्हारे अंदर वो सब बाहर निकाल के आओ। ठीक है, तो जब यूरिनरी ब्लैडर जब यूरिन बाहर निकाल लेंगे तो ब्लैडर का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि ब्लैडर श्रिंक हो जाएगा, और जब ब्लैडर श्रिंक हो जाएगा तो पेशेंट को रिलैक्स फील होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा चीज आपको जानना है कि इफ फिब्रोइड प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट, if fibroid present on the posterior wall of cervix, posterior wall of cervix, अगर फिब्रोइड पोस्टीरियर वॉल ऑफ सर्विक्स पे है, यानी कि अगर फिब्रोइड कहां पर है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ सर्विक्स पे है, तो क्या होगा, ये फिब्रोइड जो है ये रेक्टम को इफेक्ट करेगा, और जब ये रेक्टम इफेक्ट होगा तो रेक्टम इफेक्ट होने के बाद क्या होता है कि यहां पर जो रेक्टम का जो स्पेस है ये थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, और जब ये स्पेस नैरो होगा ना, जब ये स्पेस नैरो होगा तो पेशेंट जो आपके पास कंप्लेन लेकर आएंगे वो आएंगी, पहले तो कॉन्स्टिपेशन, आपको पता चल गया क्यों कॉन्स्टिपेशन होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा रिटेंशन ऑफ यूरिन। दूसरा क्या होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन। अगर पोस्टीरियर वॉल पे होगा तो यूट्रस क्या होगा, थोड़ा सा रेट्रोबर्ट हो जाएगा, और रेट्रोबर्ट होगा
तो यूरिन क्या होगा, रिटेंशन हो जाएगा। तो ये 2 कंप्लेन लेकर पेशेंट आपके पास आ सकती है। ठीक है, अब एक और चीज हम यहां पर देख लेते हैं, ये ब्रॉड लिगामेंट फिब्रोइड का। जब भी ब्रॉड लिगामेंट फिब्रोइड की बात आएगी, ठीक है, तो ब्रॉड ligament fibroids are associated with polycythemia. पोलीसिथीमिया यानी कि हेमोग्लोबिन का जो लेवल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब भी ब्रॉड लिगामेंट फिब्रोइड की बात आएगी तो आपको क्या देखना है कि पेशेंट को पोलीसिथीमिया है या नहीं है, आपको ये चीज नोटिस करना है। ठीक है, पोलीसिथीमिया है या नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं, और रिवीजन में हम क्या देख लेते हैं एक बार, जो मोस्ट कॉमन इंट्रायूटेराइन फिब्रोइड, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, मोस्ट कॉमन इंट्रायूटेराइन फिब्रोइड इज इंट्राम्यूरल फिब्रोइड, and most common extrauterine fibroid is cervical fibroid। और सर्वाइकल फिब्रोइड जो है, सर्विक्स पे जो फिब्रोइड जो है वो एंटीरियर वॉल पे भी हो सकता है, और एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल पे भी हो सकता है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ सर्विक्स पे भी क्या हो सकता है, फिब्रोइड हो सकता है। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एक और आप देख लीजिए कि जब भी हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की हम बात करेंगे तो आप लोग एक टर्म सुने होंगे जिसको बोलते हैं लियोमायोसार्कोमा। सो मैलिग्नेंट फिब्रोइड it is also known as लियोमायोसार्कोमा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका जो दूसरा जो मेडिकल टर्म में जो थोड़ा फैंसी नेम है वो क्या है, लियोमायोसार्कोमा। तो कभी भी अगर आप फिब्रोइड के पेशेंट को आप डायग्नोस कर रहे हैं या अगर आप अटेंड कर रहे हैं, और अगर आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में या एमआरआई रिपोर्ट में अगर आपको लियोमायोसार्कोमा जैसा टर्म अगर आपको दिखे, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा एक्टिव होना है कि ये मैलिग्नेंट फॉर्म है ट्यूमर का, ये फिब्रोइड का क्या है, मैलिग्नेंट टर्म है। तो लियोमायोसार्कोमा इज नथिंग, इट इज मैलिग्नेंट फिब्रोइड, ठीक है। और लियोमायोसार्कोमा का क्या होता है कि इसका जो साइज है वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत कम ड्यूरेशन में रैपिडली ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, सो रैपिड इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूमर over a short period of time। ठीक है, दो चीज। तीसरा, मोस्ट कॉमनली ये जो लियोमायोसार्कोमा जो होता है ये मोस्ट कॉमनली सीन इन मेनोपॉज वुमेन और पेरीमेनोपॉज वुमेन। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि पोस्ट मेनोपोज, प्लीज राइट है, पोस्ट मेनोपोज और पेरीमेनोपोज वुमेन में हम क्या कर सकते हैं, ये लियोमायोसार्कोमा का केस जो है वो हम जनरली देख सकते हैं। ठीक है, अब
Most common, already we have discussed, most common intrauterine fibroid, that is intramural fibroid, and most common extrauterine is cervical fibroid. In cervical fibroid, fibroid can present either on the एंटीरियर वॉल ऑफ द सर्विक्स और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक होता है फीगो क्लासिफिकेशन। फीगो क्लासिफिकेशन में क्या बोला गया है कि फिब्रोइड का, अभी जो हम पढ़े हैं वो हम नाम पढ़े हैं, ठीक है। और फीगो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम इसका ग्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? हम इसका ग्रेडिंग करते हैं। तो फीगो क्लासिफिकेशन में आपको याद रखना है कि सब म्यूकोसल फिब्रोइड मीन्स फिब्रोइड विच इज अफेक्टिंग एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, तो ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो होता है वो सब म्यूकोसल होता है। जैसे कि देखिए ग्रेड 0 जो ये पेडंक्यूलेटेड है, पेडंक्यूलेटेड सब म्यूकोसल, राइट। ग्रेड 1 में क्या है आप यहां पर देख सकते हैं कि मोर देन 50%, यहां पर क्या है, मोर देन 50% जो पोर्शन है इस फिब्रोइड का, ये क्या है, यूट्राइन कैविटी की तरफ है। ठीक है, मोर देन 50% जो फिब्रोइड का जो पोर्शन है वो कहां पर है, ये है यूट्राइन कैविटी की तरफ, यानी कि सब म्यूकोसल फिब्रोइड। ग्रेड 2 में आप देख सकते हैं ये जो फिब्रोइड है ये भी क्या है, सब म्यूकोसल है, क्योंकि ये भी एंडोमेट्रियम लेयर को इफेक्ट कर रही है, बट लेस देन 50% जो पार्ट है वो ही इंडोमेट्रियम को इफेक्ट कर रही है, बाकी ज्यादातर पोर्शन जो है ये मायोमेट्रियम पर है। ठीक है, बट ये कौन सा है, सब म्यूकोसल है। अब है हमारे पास इंट्राम्यूरल फिब्रोइड। इंट्राम्यूरल फिब्रोइड में आपको क्या याद रखना है कि जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो होता है, जैसे ये ग्रेड 3 में आप देखिए कि ये है एक्चुअली मायोमेट्रियम पे, बट थोड़ा सा पोर्शन टच किया हुआ है किसका, एंडोमेट्रियम का। ठीक है, सो कॉन्टैक्ट्स एंडोमेट्रियम बट 100% इंट्राम्यूरल। ये क्या है मायोमेट्रियम पे, इंट्राम्यूरल ही है ये। ठीक है, बट ये इफेक्ट थोड़ा सा जो टच किया हुआ है वो एंडोमेट्रियम को टच किया हुआ है। जो ग्रेड 4 जो होता है ये कंप्लीट मायोमेट्रियम पर है, यानी कि ये कंप्लीट क्या है, इंट्राम्यूरल है। ठीक है, सब सिरोसल ग्रेड 5, ग्रेड 6 और ग्रेड 7, 5, 6, 7 जो होता है वो सब सिरोसल होता है। सब सिरोसल काम क्या पड़े थे कि जो आउटसाइड यानी कि आउटर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम को जो इफेक्ट कर रही है। तो जैसे कि ग्रेड 5 में देखिए कि मोर देन 50% पोर्शन जो है ये कहां पर है, मायोमेट्रियम पर है, और थोड़ा सा क्या है, पेरीमेट्रियम को इफेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ग्रेड 5 में क्या है, सब सिरोसल मोर देन 50% इंट्राम्यूरल, बट थोड़ा सा क्या है, पेरीमेट्रियम को इफेक्ट किया हुआ है, इसलिए हम इसको सब सिरोसल के ग्रेड में रखें। 6 में क्या है, मोर देन 50% आउटसाइड में है, बस थोड़ा सा पोर्शन जो है ये क्या है, मायोमेट्रियम से टच किया हुआ है। तो सब सिरोसल लेस देन 50% इंट्राम्यूरल, यस इंट्राम्यूरल लेस देन 50% है, ज्यादातर पोर्शन कहाँ है, आउटसाइड ऑफ यूट्रस है। ठीक है, 7 का आपको ये पता है पेडंकल से अटैच्ड है और बाहर की तरफ ग्रो हो रहा है, तो सब सिरोसल पेडंक्यूलेटेड हो गया। ठीक है, अदर्स ग्रेड 8 जो होता है, ये ग्रेड 8 जो होता है वो होता है एक्टोपिक, यानी कि अगर सर्विक्स पे है या किसी वेजाइना में है या किसी दूसरे पार्ट पे, यानी कि एक्टोपिक लोकेशन सर्वाइकल और पैरासाइटिक। ठीक है, और एक होता है हाइब्रिड का मतलब कि जो फिब्रोइड जो क्या कर रही है, एंडोमेट्रियम को भी इफेक्ट कर रही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर पेरीमेट्रियम को भी इफेक्ट कर रही है, और इंट्राम्यूरल तो है, यानी कि मायोमेट्रियम से तो ऑब्वियसली ओरिजिनेशन ही है, मायोमेट्रियम से ओरिजिनेट होके इंडोमेट्रियम को भी इफेक्ट कर रही है और पेरीमेट्रियम को भी इफेक्ट कर रही है। वो होता है हाइब्रिड फिब्रोइड, जो होता है 2 to 5। ठीक है, सब म्यूकोसल एंड सब सिरोसल इच विथ लेस देन हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द एंडोमेट्रियल एंड पेरिटोनियल कैविटी रिस्पेक्टिवली, ये होता है हाइब्रिड। ठीक है, होप आपको ये फिगो क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा, और ये आपको बार बार आपको रिवाइज करना होगा, तो जाकर आपको ग्रेड आपको पता रहेगा। और दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर FMG एज वेल एज NRE एज वेल एज NMC, बट मोस्टली FMG में
इस ग्रेडिंग से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नो, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, अगर हम फिब्रोइड की सिम्टम्स की बात करें तो मोस्टली जो है वो होता है असिम्प्टोमेटिक। मोस्टली क्या होता है? असिम्प्टोमेटिक। और अगर पेशेंट आपको मेनोरेजिया क्यों कंप्लेन दे रहे, मेनोरेजिया, मेनोरेजिया, ठीक है, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस, राइट, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। एक तो असिम्प्टोमेटिक होगा, बट पेशेंट जो आपके पास आएंगे वो मेनोरेजिया की कंप्लेन के साथ आ सकती है, ठीक है। तीसरा जो है वो पेन है, और पेन बहुत रेयर होता है, पेन इज वेरी रेयर, वेरी रेयरली सीन, वेरी रेयरली सीन, ठीक है। और इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी की कंप्लेन लेकर भी क्या हो सकता है? पेशेंट आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइपर एस्ट्रोजेनिक लेवल है, एस्ट्रोजन का अमाउंट जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये निगेटिव फीडबैक देगा एफएसएस को, तो फोलिकल क्या होगा? तो ग्रो नहीं होगा। फोलिकल जब ग्रो नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी की कंप्लेन लेकर पेशेंट आ सकती है। तो अगर आप इस पर अगर देखें, ये इमेज पर थोड़ा अगर गौर करेंगे तो ये कौन सा टाइप का फिब्रोइड है? ये है सब सिरोसल पेडंकुलेटेड फिब्रोइड, यस, बिकॉज अटैच्ड विथ पेडंकल एंड ग्रोइंग आउटसाइड। अगर हम ये फिब्रोइड की बात करें तो ये क्या है? सब सिरोसल फिब्रोइड। ये क्या है? सब सिरोसल फिब्रोइड, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग पेरीमेट्रियम लेयर। अगर हम इस फिब्रोइड की बात करें तो ये क्या है? सब म्यूकोसल फिब्रोइड, ठीक है। और ये क्या है? सब म्यूकोसल पेडंकुलेटेड फिब्रोइड, यस। और ये क्या है? इंट्राम्यूरल फिब्रोइड, इंट्राम्यूरल फिब्रोइड। ये छोटा सा रिवीजन भी हो गया ताकि आपको पता रहे कि किस फिब्रोइड का नाम क्या है। और ये सर्वाइकल रीजन पे है तो ये क्या हो गया? सर्वाइकल फिब्रोइड, सर्वाइकल फिब्रोइड, ठीक है। चलिए, अगर हम फिब्रोइड की अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो फिब्रोइड का कंसिस्टेंसी कैसा होता है? तो फिब्रोइड का कंसिस्टेंसी जो है वो पिंकिश व्हाइट रबरी कंसिस्टेंसी होता है, यानी कि ये व्हाइट भी नहीं होगा, पिंक होगा, बट पिंक में वो डार्क वाला पिंक नहीं होता है, पिंक में व्हाइट व्हाइट टाइप का रहेगा और रबड़ के टाइप का कंसिस्टेंसी रहेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ फिब्रोइड इज पिंकिश व्हाइट रबरी कंसिस्टेंसी, ठीक है। चलिए, अब अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो सर रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है? किस पेशेंट को फिब्रोइड होने का रिस्क ज्यादा होगा? तो पहले तो ये कि जो पेशेंट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, और अगर हम स्पेसिफिकली अगर एज बताएं तो बिटवीन 30 टू 40 ईयर्स, बिटवीन 30 टू 40 ईयर्स। साथ ही साथ अगर फीमेल को अभी तक कोई भी बेबी नहीं है, यानी कि फीमेल इज नल्ली पैरिटी, फीमेल इज नल्ली पैरिटी। अगर फीमेल ओबीज है, इफ फीमेल इज ओबीज, क्योंकि अगर फीमेल ओबीज है तो रिस्क हो सकता है किस चीज का? फिब्रोइड होने का, ठीक है। साथ ही साथ अगर फीमेल बिलोंग्स फ्रॉम हाई सोशियो इकोनॉमिक फैमिली, सर ऐसा क्यों होगा? हाई सोशियो इकोनॉमिक फैमिली की फीमेल को क्यों रिस्क होगा फिब्रोइड होने का? क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल जो होता है वो उतना हेल्दी नहीं रहता, जो फूड हैबिट रहता है वो उतना हेल्दी नहीं रहता। अब किट्टी पार्टी वगैरह करना, डबल चीज बर्गर पिज्जा खाना, ये कुछ जो अनहेल्दी फूड कल्चर है ना, इसकी वजह से हो सकता है। और जो है वो एक्सरसाइज वगैरह में इतना एक्टिव नहीं रहती है, ये एक रीजन है, ठीक है। साथ ही साथ जो अगर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की यूज कर रही है, ठीक है, यूज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, यूज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। और अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में भी
फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब जिसके मम्मी को फिब्रोइड थी, जिसकी दीदी या बहन को फिब्रोइड है, इस तरीके से जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में जो है यह ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 12 एंड 14, क्रोमोसोम नंबर 12 एंड 14 की ट्रांसलोकेशन की वजह से भी क्या हो सकता है, फिब्रोइड होने का रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो सर प्रोटेक्टिंग फैक्टर भी कुछ है क्या? बिल्कुल, प्रोटेक्टिंग फैक्टर भी है। प्रोटेक्टिंग फैक्टर में है पहले तो स्मोकिंग, जो भी फीमेल गाइस, जो भी फीमेल स्मोक कर रही है उसको फिब्रोइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि स्मोकिंग में होता है कुछ एरोमेटाइज इनहिबिटिंग फैक्टर, ठीक है। स्मोकिंग में क्या होता है, एरोमेटाइज इनहिबिटिंग फैक्टर होता है जो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन बनने से इनहिबिट करती है, रोकती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल उतना ज्यादा नहीं बढ़ता। तो इसलिए क्या होता है, स्मोकिंग एक प्रोटेक्टिंग फैक्टर है। साथ ही साथ जो भी फीमेल फिजिकल एक्सरसाइज कर रही है, अगर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो उनको क्या होगा, ओबेसिटी नहीं होगा, यानी कि फैट जो मोटापा है वो नहीं होगा। तो पेरिफेरियल टिश्यू पे क्या नहीं होगा, तो पेरिफेरियल टिश्यू पे जो है एंड्रोजन का लेवल, एंड्रोजन नहीं बनेगा, और एंड्रोजन नहीं बनेगा तो वो वहां पर क्या हो सकता है, एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बनेगा या एस्ट्रोजन का लेवल हाई नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हेल्दी डाइट मेंटेन कर रही है, ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी है, अगर प्रेगनेंसी है यानी कि जब प्रेग्नेंट हो जाएगी फीमेल तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का वहां पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए, 15 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, जो भी पीरियड है, ठीक है, क्योंकि कई फीमेल को लैक्टेशन की टाइम पे भी पीरियड नहीं आती है। तो जो भी 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जो भी होता है, ठीक है, उस पीरियड आफ्टर प्रेगनेंसी का बात मैं कर रहा हूं, जो भी पीरियड होगा उस पे क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि उस पीरियड में जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो इसलिए वहां पर रिस्क नहीं होगा ज्यादा सा, ये एक प्रोटेक्टिंग फैक्टर हो सकता है। तो अगर मल्टीपैरिटी है, यानी कि बार बार मेंस्ट्रुएशन रुका हुआ है प्रेगनेंसी की वजह से, तो वहां पर एक ये प्रोटेक्टिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है।